डीफेक एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन कि ये एक आम आदमी के लिए ये कितना घातक है। कोई ग्रैंडफादर अपने बच्चे का वॉइस क्लोन करके कोई बच्चा अगर उसकी आवाज़ को निकालता है और पैसे मांगता है, वो भी डीप फेक में आ जाता है। दिस क्रिएट्स ए डेंजरस फीडबैक लूप वेयर फॉल्स कंटेंट स्प्रेड्स सिग्निफिकेंटली फास्टर देन द ट्रूथ। भारत में ये तेजी से बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं। तो क्या भारत सरकार के द्वारा कोई इसमें लॉ प्रोसीजर्स रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं? लेकिन अब ये डीप फेक और इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन के थ्रू जो नई टेक्नोलॉजी आई है लास्ट 3-4 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके थ्रू उन्होंने इसको ऐसा किया है कि इसको भी आईटी एक्ट के प्रोविज़न में अभी 2026 में डाल दिया है। हर क्षण आपका समझिए कि अलर्टनेस की बहुत ज़रूरत है और वो आप जितना कर सकते हैं। तो आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नए नए नॉमेनक्लेचर आपको सुनने में आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो आपकी भी ध्यान में आया होगा, जिसे डीफेक है, इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन है, जहाँ पर कंटेंट जनरेशन की बात है। और जब हम साइबर फ्रॉड की बात करते हैं तो कोई किसी भी दिन का अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के कई कॉर्नर्स साइबर फ्रॉड की घटनाओं से भरे होते हैं। इन सभी घटनाओं में एक चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगी, कि जो पीड़ित है उसकी ही कमी या उसके किसी कमजोरी के कारण या किसी एक छोटी सी गलती के कारण साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, मैं उनको क्रिमिनल इसलिए कहता हूँ कि वो क्रिमिनल ही हैं जो लोगों के न सिर्फ पैसे को चुराने का काम करते हैं, चोरी करने का काम करते हैं, बल्कि वो उन सभी पीड़ितों के दिमाग पर भी एक गहरा असर डालते हैं, जिसकी गहराई को आप एहसास नहीं कर सकते कि वो कितना गहरा जख्म होता है जो बड़े लंबे समय तक उनके ऊपर हावी रहता है या उससे वो पीड़ित रहते हैं। ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट। ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष गुप्ता और मैं ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं कि आज पुनः आप हमारे साथ जुड़े। मुझे उम्मीद है कि आज का जो विषय है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि मैंने एक उसकी भूमिका में बताया कि आज जो विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम है डीप फेक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। मतलब जो आजकल आप, जैसे मैंने कहा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस, ऑडियोज और फोटोज का इस्तेमाल कर कर इंटरनेट पे लोग, कई सारे लोगों की इमेज को खराब करने का काम या गलत इंफॉर्मेशन को पास करना या अफवाह को फैलाने का काम अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ और जिनका माइटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है उसके एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। मैं उनका भी परिचय कराऊंगा, लेकिन उनका परिचय कराने से पहले आज के प्रोग्राम के बारे में एक दो लाइन आपको बताना चाहूँगा कि आज आप जानते हैं कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के अंदर हम लोग जो साइबर सिक्योरिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो हम साइबर पीस फाउंडेशन की हेल्प से चला रहे हैं, वो ISRN ने कुछ महीने पहले ये एक इनिशिएटिव लिया था। और आज हमारा ये, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारा ये 7वां एपिसोड है, 7th एपिसोड है, जो हम आप सबके सहयोग से, मोटिवेशन से आगे लेकर आ रहे हैं आपके साथ। तो 7वें एपिसोड की हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को, ISRN चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपको अगर ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ISRN के जो सोशल मीडिया हैंडल हैं वो आपके सामने हैं, बिना समय गंवाए उनको उन चैनल्स पे जाइए और वहाँ पर अगर आप जाएंगे
तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसको आपको अलग अलग सब्जेक्ट को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको गूगल पे या अलग सर्च इंजन्स पे बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट के थ्रू एक साथ एक जगह लाने का प्रयास हम सब ने किया है, और उसको आप देखेंगे। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे मेहमान जो हैं डॉक्टर गोविंद, उनका एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप सबके सम्मुख रखना चाहूँगा और फिर आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। तो डॉक्टर गोविंद जो हैं वो इंटरनेट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। वर्तमान में अगर मैं कहूँ तो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में वो एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में उन्होंने कार्य किया, जहां उन्होंने भारत के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले जैसा मैंने कहा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम माइटी के नाम से भी जानते हैं, में सीनियर डायरेक्टर के पद पर वो कार्यरत रहे, जहां पर उन्होंने ई इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेतृत्व किया। उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी, जो हम कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, कि विभिन्न क्षेत्रों का 26 वर्षों से ज़्यादा का समृद्ध अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर गोविंद ने इंटरनेट गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और नीति निर्माण के इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया है। साथ ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट रणनीति में भारत की भूमिका को मजबूत करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में भारत में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की सफल स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने डॉट इन रजिस्ट्री, जिसका आपने नाम सुना होगा, डॉट इन रजिस्ट्री और नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में IPv4 और IPv6 एड्रेसेस को प्रभावी आवंटन में को संभव करने का काम उन्होंने किया। वर्तमान में भी डॉक्टर गोविंद ब्रॉडबैंड विस्तार, ब्रॉडबैंड का एक्सटेंशन, इंटरनेट तकनीकी स्थानीय भाषाओं में डोमेन नेम के प्रचार प्रसार और इंटरनेट गवर्नेंस के क्षेत्र में मल्टी स्टेक होल्डर एडवोकेसी जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। अगर मैं उनकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है कि उसकी बात करूं, तो उन्होंने IIT दिल्ली से डॉक्टरेट किया है प्लाज्मा फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन में उन्होंने ये PhD की। उसके बाद उनके पास इसके साथ साथ उन्होंने उनके नाम के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स, जो रिसर्च पेपर हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो उनके माध्यम से प्रकाशित हुई हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर गोविंद हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर का, जो आज का सब्जेक्ट है, डीप फेक एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, जिस पर हम चर्चा करेंगे उनके साथ। तो मैं आप सब की तरफ से डॉक्टर गोविंद का स्वागत करता हूं। सर, आपने अपना समय निकाला और ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आप आए। आपका हम सभी दर्शकों की तरफ से, ISRN पूरी टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू वेरी मच। हम लोग सवाल जवाब पूछें उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आप अगर बताना चाहते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल में आपके बारे में बताया है, लेकिन इस सब्जेक्ट को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, जो आज का टॉपिक है, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो अगर आप कहें तो मैं पूछूं, आप बताएंगे कैसे शुरू करना चाहेंगे? जैसे नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था 5 इयर्स, 2011 से लेके 16 तक। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये इंटरनेट एक्सचेंज क्या होता है। इंटरनेट एक्सचेंज ऐसा होता है कि अगर कोई मेल हमारे दिल्ली से, मान लीजिए इसको बेंगलोर जाना है, तो पहले क्या होता था कि इंटरनेट एक्सचेंज कंट्री में ना होने से ये मेल न्यूयॉर्क, लंदन, जापान के पूरे घूम के आता था। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी लेटेंसी कितनी बढ़ जाती थी और बैंडविड्थ जिस पे कि इंटरनेट चलता है वो ज़्यादा यूज़ होता था। तो हमने क्या किया, 2005 में इंटरनेट एक्सचेंजेस स्टेब्लिश किए कंट्री में, एक दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, कलकत्ता में, नोएडा में और ये हैदराबाद और बेंगलोर में। इससे क्या हुआ कि नाउ द मेल विच हैज़ टू गो फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर, इट नीड नॉट ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट विल गो डायरेक्टली टू दिल्ली
to Bangalore. ओके, Yeah. ओके। So that this is the exchange means there is a hub where they exchange the mails to see which destination it has to go. जैसे पोस्टल सॉर्टिंग होती है, उसमें एक पोस्ट ऑफिस में सॉर्टिंग करता है कि ये किस कैपिटल में जाना है, कहाँ जाना है। उसी तरह एक्सचेंज में वो देखता है कि इसका हेडर और में कहाँ का इसका आईपी एड्रेस है, उसी के अकॉर्डिंग ही चला जाता है। वेरी नाइस। एक और छोटी सी चीज़ पूछना चाहेंगे। आपके प्रोफाइल में मैंने इंट्रोडक्शन के समय जब मैं बता रहा था तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि वो भी पूछना चाहिए। एक आपने नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री में भी आपने काम किया है, जो कि IPv4 एंड IPv6 को एड्रेस जो है वो कंट्री में है। वो क्या है, थोड़ा वो उसके बारे में भी बताइए। या वो ऐसा है कि नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्री हमने उसके पहले मैं एक और थोड़ा बता दूं एक लाइन की, उसके पहले हमने डॉट इन डोमेन इस्टेब्लिश किया हाँ, था। वो भी मैंने बताया, डॉट इन इंटरनेट रजिस्ट्री जो डॉट है। इन रजिस्ट्री थी पहले, हमने 2003 में उसकी पॉलिसी बनी, 4 में उसको इम्प्लीमेंट किया, 5 में 2005 में। पहले उसके क्या होता था कि जो डोमेन नेम्स को हमें किसी को, क्योंकि किसी भी इंटरनेट एड्रेस में हमें डोमेन नेम बहुत ज़रूरी है। यस। जैसे कि किसी का कोई डेस्टिनेशन है, या किसी का जैसे google.com है, rediffusion.in है, या isrn.in है, या किसी को भी लेने तो हमें एक एड्रेस चाहिए होता है कि लोग जिसको उससे उसकी वेबसाइट को इस्टेब्लिश करने के लिए उसकी उसके वो एक मेल आइडेंटिटी हो जाती है। आइडेंटिटी हो जाती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा डोमेन नेम बहुत ज़रूरी होता है। डॉट कॉम लोगों ने बहुत सुना हुआ है, डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ORG और वगैरह, बट डॉट इन जो है ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। हम्म। हर कंट्री का अपना एक 2 कैरेक्टर होता है, जैसे इंडिया का डॉट इन है, US का डॉट US है, ऑस्ट्रेलिया का डॉट AU है, इसी तरह जापान का डॉट JP है। तो दुनिया में 189 टू 190 देश हैं, उन सब का अपना अपना एक 2 कैरेक्टर डोमेन है, कंट्री कोड। और उसके पीछे जो भी होगा, ये टॉप लेवल पे डॉट इन हो गया, उसके पीछे जैसे ISRN हो गया, इंडियन IRCTC डॉट को डॉट इन हो गया। तो ये सब डोमेन, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया डॉट इन हो गया, इसी तरह जितने भी, आप टाटा डॉट इन हो गया, रिलायंस डॉट इन हो गया। तो इन सब के लिए हमने एक रजिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जो कि ऑनलाइन था, हो गया। उसके पहले ये सारा पोस्टल पे निर्भर था, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम उसको राइट, लगता था कि राइट, किसी को अगर कोई डोमेन चाहिए तो वो बहुत टाइम लगाता था राइट। पोस्टल और उस तरीके के में। तो वो पूरा उसका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलप हुआ और वो हमने किया। बहुत अच्छा है। तो आपने जो ये टेक्निकल एक्सपीरियंस आपका है और इंटरनेट को आपने 26 साल से ज़्यादा समय से आपने देखा है, तो भारत में मुझे लगता है कि जब इंटरनेट आया होगा तब से लेकर और अभी तक की जर्नी का आप हिस्सा रहे हैं। और अभी भी आप कई सारे टेक्निकल कमिटीज़ और उसमें काम, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब जो आज का विषय है सर, जिस पे हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो डीफेक एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन है, वो उसको कैसे आप देखते हैं। उसमें पहले तो एक आम भाषा में जो दर्शकों को, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं और वो देश के हर एक हिस्से में काम करते हैं, तो अगर एक आम भाषा में, लेमन लैंग्वेज में अगर ये समझना हो कि डीप फेक क्या है, तो आप क्या आप कहेंगे उसके हाँ, बारे में। बहुत अच्छा सवाल है ये कि डीप फेक क्या है। डीप फेक, जैसे डीप और फेक, फेक क्या होता है, जो लोग उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। तो डीप फेक में क्या होता है कि ये सिंथेटिक, किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। इमेजेस हैं, वॉइस है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको अगर हम जो आदमी का नेचुरल तस्वीर से हटा के अननेचुरल तस्वीर की तरफ ले जाएंगे, तो वो डीप फेक के थ्रू उसको कहलाता है कि ये डीप फेक है, हाँ, मतलब ये सिंथेटिक आप कह रहे हैं कि जो सिंथेटिक है। सिंथेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, हम्म, जो क्रिएट की गई हैं, जो जनरेट की गई हैं और वो फेक हैं, तो हम्म, वो डीप फेक की कैटेगरी में आ आता है, जाता है। इसको ऐसा जो कह रियल नहीं है सकते। वो यस, सिंथेटिक है। हाँ यस। जी। तो हम लोग जो बात कर रहे थे उससे जुड़ा ही सवाल है कि डीप फेक एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, it is very serious and very like people are feeling very threat about this. हम्म, So
आप एज़ अ एक्सपर्ट आप इसको कैसे देखना चाहेंगे और लोगों को कैसे बताना चाहेंगे कि ये एक आम आदमी के लिए ये कितना घातक है और इसके जो प्रभाव है वो कितना है? हाँ, ये डीप फेक के ही द्वारा जो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है। आज आप देखेंगे समाज में लोगों का ट्रस्ट जो है एक न्यूज़ चैनल पे है। अगर वो न्यूज़ चैनल डीप फेक के द्वारा क्रिएटेड न्यूज़ क्रिएट करेगा, जो कि मनगढ़ंत हो, जो सत्यता से अलग हो, तो वो कितना घातक होगा, ये हम समझ सकते हैं। लोगों का ट्रस्ट किसी मोबाइल सिस्टम पे है या ये इस पे है, अपना फाइनेंशियल सिस्टम पे है। अगर उस पे अगर इस तरीके की चीज़ें आ जाएँगी, तो वो कितना घातक होगा। स्कैम्स या डेमोग्राफिक टारगेटिंग, कोई अगर हम एक पॉलिटिशियन का ऐसा डीप फेक बना दें कि वो ऐसी चीज़ बोल रहा है जो उसने नहीं बोली है, तो वो इलेक्शन के समय कितना घातक हो सकता है। या कोई ग्रैंडफ़ादर अपने बच्चे का वॉइस क्लोन करके कोई बच्चा अगर उसकी आवाज़ को निकालता है और पैसे माँगता है, वो भी डीप फेक में आ जाता है। तो रोज़मर्रा की चीज़ों में देखें या पॉलिटिकल सोशल मीडिया में देखें, सोशल इन सिस्टम में देखें, तो डीप फेक के बहुत बड़े-बड़े कारनामे हो सकते हैं जो कि समाज को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये हर व्यवस्था में जाके अपना पहुंच बना सकता है। अभी ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आप अगर देखें तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के जितने यूज़र हैं, इंटरनेट यूज़र हैं, उनमें से 99% लोग सोशल मीडिया यूज़र भी हैं। हुँ, और काफ़ी तेज़ी से इस तरह के जो फ्रॉड केसेस हैं, साइबर फ्रॉड है, जिसमें एक मेजर पार्ट डीफेक का है, जैसा आप बता रहे थे। हुँ, और मिस इन्फॉर्मेशन या मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेंट जनरेशन का भी है, जो रॉन्ग है। भारत में ये तेजी से बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं। तो क्या भारत सरकार के द्वारा कोई इसमें लॉ, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए गए हैं? अगर बनाए गए हैं तो क्या-क्या बनाए गए हैं और उसको एक आम आदमी कैसे उसका फ़ायदा उठा सकता है? क्या प्रोविज़न्स हैं? हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि डीप फेक के ऊपर जो भारत सरकार ने बनाए हैं, वो एक ऐसी जो आईटी एक्ट है हमारा, वो आईटी एक्ट में पहले फ्रॉड और ये मिसचीफ या उल्टे-सीधे चीज़ों को भेजना, सेक्सुअली ओरिएंटेड भेजना, वो सब कवर था। लेकिन अब ये डीप फेक और इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन के थ्रू जो नई टेक्नोलॉजी आई है लास्ट 3-4 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके थ्रू उन्होंने इसको ऐसा किया है कि इसको भी आईटी एक्ट के प्रोविज़न में अभी 2026 में डाल दिया है। तो इसीलिए कोई भी अगर फेसबुक या सोशल मीडिया इसको कुछ बना के भेजता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन हो रही है वो फेसबुक या बड़े-बड़े सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रही है, ट्विटर के द्वारा किसी ने गलत डाल दिया। तो तो वो प्रोविज़न्स क्या हैं सर? जैसे आपने बताया कि अभी लेटेस्ट उन्होंने हुँ, 2026 में ही आईटी एक्ट में आया है हुँ, हुँ, और मैंने सुना है कि सेक्शन 9 के जो एक्ट 9 है उसके थ्रू इसके अंदर प्रोविज़न्स हैं। हुँ, हुँ, तो क्या-क्या प्रोविज़न्स हैं और एक आम आदमी अगर इसका जो विक्टिम है, हुँ, हुँ। वो कैसे जो लॉ है उसका फ़ायदा उसको मिल सकता है? या इसमें एक है प्रोविज़न अप टू 3 इयर्स प्रिज़न अंडर द आईटी एक्ट सेक्शन 66 सी और 66 डी में है। और एक है फरवरी 20 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स के थ्रू इसको हटाया गया है, अमेंडमेंट रूल्स लाया गया है। दिस फ्रेमवर्क शिफ्ट्स लायबिलिटी ऑन सोशल मीडिया, कि अगर कोई भी गलत चीज़ सोशल मीडिया करती है तो इट इज़ देयर अप टू देम टू हुँ, रिमूव दैट एंड दोज काइंड ऑफ थिंग। हुँ, और गवर्नमेंट इज लार्जली हार्मफुल कंटेंट या सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को, उसको ऑडियो हो चाहे वीडियो हो या विजुअल हो, उसको वो उस प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको हटाने की या रिमूव करने की। तो जैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉ प्रोविजंस हैं जिसमें डीप फेक और मिस मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशंस को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रोविजंस किए हैं? सरकार ने एक तो ये किया है कि इसको प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरमीडिएट लाइबिलिटी उस प्लेटफॉर्म की बना दी है हुँ, और विद इन 3 आवर्स इसको हटाने का आदेश हो प्रोविजन दिया है। प्रोविज़न कर दिया है। जो पहले 36 आवर्स था, उसको बहुत कम कर दिया है, जिससे क्योंकि किसी के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेटेड आ जाती है, तो वो तो 36 आवर्स तो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें पता नहीं कहाँ से वायरल हो जाएगा।
तो ये 3 आवर्स में करने से एटलीस्ट उसका जो है बहुत बड़ा बेइज्जती होने से बच सकती है। हाँ, क्योंकि इसमें डीप फेक में और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट निकल के आता है वो यही है कि जिसके साथ ये जो विक्टिम है जिसके साथ हो रहा है उसकी पूरी इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय करने का डिस्ट्रॉय काम ये काम करता करती है। है, हाँ। तो मैन इंफॉर्मेशन जो मैनिपुलेशन है वो एक तरह से किसी की एक पूरी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर डिस्टर्ब सकता है करती अगर है। इसमें कहे तो इसका मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अगर मान लीजिए कि मैं विक्टिम हूँ मेरा फोटो इमेज या डिफेक्ट करके कुछ मेरी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ और ऐसे अगर स्टेप्स में मैं पूछूं कि हमें क्या करना चाहिए इमीडिएटली। इमीडिएटली अगर हमारा कोई मैनिपुलेटेड इमेज या ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया में या कहीं पे आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइबर सेल में उसको इन्फॉर्म करना चाहिए 1930 पे जाके, और cybercrimes.gov.in पे मेल कर देना चाहिए, और उसकी जो कब ये हुआ है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए हमको, किस किस समय वो हुआ है और कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो वो सारी अगर रिकॉर्डेड होती है तो वो हम साइबर सेल में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, और उसको फिर वो देखना चाहिए कि उसको उस समय हम उसको अपने मोबाइल डिवाइस को उसको हम स्टॉप कर दें वहाँ पे, जो भी है। नहीं, मोबाइल डिवाइस स्टॉप कर दें या जिस प्लेटफॉर्म पे ये इंफॉर्मेशन आई है वहां जाके ब्लॉक करें नहीं उसे। नहीं नहीं, हम तो ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, वो तो ब्लॉक तो वही नहीं कर कर पाएंगे। सकते हैं ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे मान लीजिए कि इंस्टा पे आया है या हम्म, फेसबुक पे आया है। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जनरली इन्हीं पे पोस्ट होते हैं। हम्म। तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि अगर कोई अगेंस्ट है तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन वो सर्वर लेवल पे ब्लॉक वो आप नहीं कर पाएंगे, हाँ। आप एक इनिशियल लेवल पे कर पाते हैं। यस। लेकिन अगर और बड़े, वहाँ एक रिपोर्ट का भी ऑप्शन होता हाँ, है जो वो हम रिपोर्ट कर रिपोर्ट सकते कर हैं। सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर वायरल होने को उसको आप सर्वर लेवल पे, वो हम्म। मेन जो प्लेटफॉर्म ओनर है वही हम्म। कर पाएगा। उनका ठीक है। जो लोकल ऑफिसर होता है उसको हम जाके बता सकते हैं। हम्म। हर कंट्री में एक इनका कंट्री हेड होता है, हम्म। और हर एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म का, हर प्लेटफॉर्म का, तो उसको हम इन्फॉर्म इन्फॉर्म कर कर सकते सकते हैं हैं। कि दिस इज डैमेजिंग द रेपुटेशन, डैमेजिंग द सिस्टम एंड ऑल दैट। ओके। एक और सवाल है हमारा जो टेक्निकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाउ कैन ऑर्डिनरी पीपल इवन विदाउट टेक्निकल नॉलेज आइडेंटिफाई वेदर अ वीडियो ऑडियो क्लिप इमेज आर मैसेज इज फेक आर मैनिपुलेटेड एंड व्हाट सिंपल टूल्स और मेथड कैन दे यूज टू वेरीफाई इट। Very good question, because ordinary man is not supposed to know technically savvy to know all these jargons of the technology. But one thing he can do is, before, if any objectionable things he sees, let him not forward it. He or she should not just pause, stop, and see that before forwarding or before making it viral, just stop it. First, see the source of the information, from where it has come. See the Google search or any other way. There are certain techniques like Google Lens, Invid, we fully, or the Press Trust of India. They have a sites where you can put that information and see whether this is true or वेरीफाई verify. दिस You इज should verify that particular information. ओके। So there are three, four. One more is there where you can see the technologies like AI generated text. Government resources are there, like cyber helpline is there. So check the sources from where it has come. That will help you to see, before you go further into that, whether the information what you are seeing is a genuine or fake. ओके। Hmm. ओके, वेरी नाइस। Hmm. तो इस तरह से वो अपने या उसकी जो भी पिक्चर्स हैं या जो है ऑडियो है उसको वो चेक कर चेक सकते कर हैं। सकते हैं, एक और इवन इफ द चेकिंग, सपोज suppose my child sends me a video or audio that look papa needs a money, so you can verify actually before sending the money, to actually call him and talk to him हम्म। whether you तो actually, फिजिकली भी वेरीफाई हाँ करें। हाँ, अगर कोई ऑडियो आया है, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हम्म, डॉक्टर गोविंद ने कि अगर इस तरह के आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिसमें
आपके पास कॉल्स आती हैं, रिकॉर्डेड वॉइस आती हैं और वो आपके ही फैमिली मेंबर्स की वॉइस होगी और कहेंगे कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे पैसा भेजिए। हुँ। ऐसा ऐसा ही एग्जांपल आप दे रहे थे ना? हुँ। और तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप सिर्फ वॉइस सुनकर रिएक्ट मत करिए, आप इमीडिएटली चेक करिए कि वो जो जिनकी वॉइस है उन्होंने ही ये रिकॉर्ड भेजा है या किसी और ने भेजा है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरह या का देखना। एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि इफ हुँ, समवन बिकम्स अ विक्टिम ऑफ डीफेक आर मैनिपुलेटेड ऑनलाइन कंटेंट, हुँ। what steps should they take to report it and what are the key do's and don'ts they should follow? Yeah, इसमें there are several points which I would like to elaborate. First is the document the evidence. I mean उसके URL को देखिए कि कहाँ से ये आया हुआ है, किस पर्टिकुलर ये एक वेबसाइट आम आदमी कैसे यूआरएल देख सकता है? वो देख लेगा ना जिसमें उसका तो वो उसको बताया जा सकता है कि हाँ एस कहाँ टी देखना चाहिए हाँ वो? ऊपर उसके तो ब्राउज़र के हेड पे ओके। हाँ HTTPS है हम्म। या एक तो HTTPS हो तो वो ज़्यादा सिक्योर है, हम्म। HTTP है तो वो सिक्योर नहीं है। तो डॉक्टर गोविंद कह रहे हैं कि जो आपके इंटरनेट पे वापस ऊपर की तरफ जो चलता है, जो एड्रेस होता है, उसको यूआरएल कहते हैं, जो एच टी टी पी कोलन सेमी कोलन ऑब्लिक ऐसा करके बना होता है। facebook.com हाँ, तो वो जो है वो उसको यूआरएल कहते हैं। तो ठीक है, एक तो यूआरएल देख एक के। तो यूआरएल हो गया, हम्म। दूसरा रिपोर्ट टू द प्लेटफ़ॉर्म। हम्म। हर प्लेटफ़ॉर्म में एक रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, हम्म। जिसको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि लुक दिस इज़ ए सीम्स टू बी फेक एंड नॉट हेल्पिंग टू मी इन दैट। ओके। थर्ड है आप साइबर सेल पे इन्फॉर्म करिए 1930 पे और cybercrime.gov.in पे करिए। फोर्थ है एक सर्ट साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है मिनिस्ट्री हम्म। हमारे मिनिस्ट्री में है, हम्म। उसको आप उनका एक सेल होता है, उसको बता सकते हैं। ये नाइस। और क्या डूज एंड डोंट्स में भी कुछ आप कहना चाहेंगे डूज एंड कि क्या? डोंट्स में हम ये कहना चाहेंगे कि बेसिकली जो साइबर हाइजीन है वो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम तो ऑथेंटिस ऐसे कुछ टिप्स आप जनरली बता दीजिए, लाइक हाँ 5 साइबर हाइजीन टिप्स क्या हाँ हैं? मैं 5 बता देता हूँ हाँ। आपको कि मेंटेन ए लेवल हेड व्हाइल एड्रेसिंग द सिचुएशन, डू सिक्योर योर ऑनलाइन अकाउंट्स को आप सिक्योर रखिए, पासवर्ड कॉम्प्लेक्स वाले रखिए, टू लेवल ऑथेंटिसिटी रखिए। कोई भी अगर चीज़ों को आप चाहे वो यूपीआई कर रहे हों, चाहे वो साइबर ट्रांजैक्शंस तो कर एक रहे तो हों। आपने कहा कि पासवर्ड जो है वो रेगुलर बदलते रहिए और जो भी पासवर्ड रखिए उसको जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स रखिए, लाइक अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल स्मॉल दोनों हो, न्यूमेरिक भी हो, और साथ में कॉमन ना हो, नाम के साथ मत रखिए जिससे कि वो जल्दी से क्रैक ना किया जा सके। हैक नहीं किया जा तो सका एक वो हो गया। और और वो कंट्रोल में जाके प्राइवेसी सेटिंग्स में आप वो करिए कि ये हटा दीजिए उसको। प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसा रखिए कि कोई भी आपके प्राइवेट उस पे ना आ पाए। ओके। हाँ, तो मतलब जो ऑप्शंस है उसको प्राइवेट रखिए, पब्लिक ना करिए। ना उसके करिए। अंदर कई ऑप्शंस होते हैं, तो हुँ, उनमें से जो आप बेस्ट ऑप्शन है पर्सनल कि इन्फॉर्मेशन पर्सनल को इंफॉर्मेशंस को आप प्राइवेट रखें। हाँ, यस। तीसरा ये है कि जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं वेदर इट इज़ फाइनेंशियल और हेल्थ रिलेटेड, उसको आप किसी को कभी भी बाहर मत आने दीजिए। हम्म। अब जैसे फ़ेसबुक में है या किसी और में है, यूपीआई का पिन है, हम्म। ये कभी भी आप किसी को किसी हालत में तो बताएँ। ओटीपी पिन और जो भी पासवर्ड है वो कभी भी कहीं लिख कर मत रखिए, मतलब ऐसा ना रख के लिख के रखिए कि जो लोगों के हाथ लग सके। दूसरा, किसी के साथ साझा मत करिए, कभी भी शेयर मत करिए। और और सिचुएशन को एनालाइज़ करिए पैनिक हुए बिना, अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लीजिए जो आपका ख़ास हो कि क्या ये सिचुएशन हुई है और उसको हम कैसे मिटिगेट करें। तो अगर कोई आपके साथ ऐसी घटना होती है तो वो डॉक्टर गोविंद कह रहे हैं कि आप पैनिक मत होइए, घबराइए मत, और इमीडिएटली एक्शन लीजिए, रिपोर्ट करिए। हुँ। और एक एनी और अदर पॉइंट आप एक और वांट पॉइंट टू ये है कि हाईलाइट? जो मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन या इमेज है उसको आप देख के भी समझ सकते हैं, कम समटाइम उसकी आईज ब्लिंक जो करती है वो ऐसे नहीं करती कि एक्चुअल में हो रही हो, तो आप उसको देख के भी कई बार
आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा समझ। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे हैं कि एआई इमेज जो है हुँ, उसको आप देखिए कि ये अगर एआई इमेज या है, एआई वीडियो है, हाँ, तो जनरली एआई वीडियोज़ में आप कह रहे हैं आई ब्लिंक नहीं करती है। ब्लिंक नहीं करती या ऐसे करती है कि जो नॉर्मल आई से अलग होती है। ओके, तो तो दैट वे उसको यू कैन देख के अंडरस्टैंड कि समझा वो पहचाना जा सकता पहचाना है। जा सकता है। या अगर किसी का क्लिप आप सुन रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि वो लिप्स के मूवमेंट और बोलने में देयर इज़ अ डिफरेंस गैप, हो, डिफरेंट गैप आ रहा है। ये थोड़ा टेक्निकल बेसिक चीज़ें हैं है जिनको ध्यान में बेसिक है, रखा आपको जा ध्यान रख सकता है। सकते हैं और उसको आप कर सक बहुत सारी चीज़ें बेसिक हैं जो लोग यूज़ नहीं कर पाते। वो इन्हें शेयर करने के पीछे वो हरीड में हुँ। इमोशनली हरीनेस ज़्यादा हो जाती है। राइट, बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट रोल डज सोशल मीडिया प्ले इन द स्प्रेड ऑफ मैनिपुलेटेड कंटेंट एंड हाउ कैन इट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन? हम कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस मिस इन्फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस कर सकते हैं, या उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं? इसमें आप कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हाँ, हैं? और एज अ यूजर भी हम कैसे यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जिससे कि दूसरों को हमारी वजह से नुकसान ना हो, हाँ, प्लीज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर द प्राइमरी engine for the spread of manipulated content, but the government's new legal framework now holds them directly accountable and responsible. Platforms have shifted from neutral hosts to responsible publishers. Platforms currently reward content that provokes outrage, fear, or shock because it maximizes user engagement. राइट। This creates a dangerous feedback loop where false content spreads significantly faster than the truth. Whatever truth moves slowly, but this manipulated content moves very fast like a viral, acting as an adversary to the national security and public trust. राइट। To counter this, we due diligence rules have to be applied, IT rules, mandatory takedowns. Platforms need to trust, remove flagged unlawful content within 3 hours. What earlier we यस, mentioned, यस। loss of safe harbor. If platform fail to act, उनका जो सेफ हार्बर एक होता है कि उनको अकाउंटेबिलिटी उनकी खुद की होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कंटेंट को और इमेज को हटा लें। इफ दे डोंट रिमूव इट देन वी रिमूव दैट सेफ हार्बर क्लॉज फ्रॉम राइट। देम। दैट्स द राइट। सेकंड थिंग। Traceability, large messaging app like WhatsApp must identify the first originator or misinformation when legally from where it has originated. That we have to identify. ओके। Who is the first doing that? Local compliance, major platform must have India based officers. They should have a one officer deputed especially for this kind of any an unlawful activity happens in their platform, they should ओके। be keeping that in that. वेरी नाइस। Uh, एनी अदर थिंग्स यू वांट टू मेंशन? then other thing, using platform responsibility, pause and verify. Do not emotion drive you to share. It should be well thought out content, whatever you see, to just see whether how genuine this content is, verify the source, from where it has come, or is it just this kind of thing. So वेरी नाइस। that we have to see. चेक। Check. Use built-in reporting. Click the dots flag icon on the post. Use the option false information or misleading content. That you can put it there. वेरी नाइस। Yes. Escalate if ignored. If the platform ignores your complaint, appeal to the grievance appellate GAC, grievance appellate committee of the government of India, where there you can in, राइट। inform this thing. राइट, So these वेरी are नाइस। the few things which is required to be uh, to use the platform more meaningfully and एंड रिस्पॉन्सिबली, responsibly. वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। हाउ आर डीफेक एंड मैनिपुलेटेड कंटेंट अफेक्टिंग ट्रस्ट इन डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड व्हाट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुड दिस हैव ऑन द इंडिविजुअल एंड डिसीजन मेकिंग? Yeah, this is a very good question.
because this long term effect of this manipulated content and affecting the trust in digital information is affecting the individual as well as the society as well as the government, because nobody, your trust factor with the news or the government will go on decreasing if more and more manipulated contents are spreading in the system. So what we can do, I don't, we can do is impact the individual, how the trust factor increasing through the uh, method of government counter narrative government can put it in the social media. If there is something harmful content has gone, government can counteract. Okay. Yeah, or a user can put a counter narrative to negate that kind of negativity. Right. Yeah, that can be one of the things. And then the whole process of miscontent or disinformation or misinformation can be seen in a way that whole system looks into it as a whole rather than as a individual activity or other kind of thing. ओके, Yeah. वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हम लोग फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं, जो कि रैपिड रिस्पांस राउंड है। यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर, अगर इफ पॉसिबल, अगर एक लाइन में हो सकता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर जरूरी नहीं है, लगता है कि अगर उसको एक्सप्लेन करना है, यू कैन एक्सप्लेन Yeah, we will आल्सो। give in one liner. यस। तो रैपिड रिस्पांस राउंड में का पहला सवाल है, व्हाट आर द टॉप 3 डिजिटल सेफ्टी हैबिट्स एवरी सिटीजन शुड अडॉप्ट इन व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन? First, pause before sharing and verify the source. वेरी नाइस। फर्स्ट, पॉज बिफोर शेयरिंग And verify the source. ओके, बिफोर शेयरिंग एंड वेरीफाइंग द कंटेंट। Content. राइट। Second, lateral reading. You have to see, even if you are seeing one website, don't waste time on that. If something wrong is there, go to the another website. वेरी नाइस। Third is don't click unfamiliar links. Very nice. So don't think unfamiliar links. Yeah. Very nice. Yeah. 3 are the major digital safety steps. The next question is one. I would add one more if you can permit. Yes, please. Strengthen your digital hygiene. Reduce exposure to manipulation, like good password, complex passwords, two-level authentication wherever required. So you are. So these are the safety Yeah, tools. and upgradation of the computer, software upgradation, antivirus kind of thing, so that you are not exposed to the vulnerabilities of the system. Very Yeah. nice. So second question is, one thing people should always do before forwarding a viral message or video? Verify the source before forwarding it. Before forwarding. Very nice. One digital safety rules for young people and students? One, I will say, don't reveal your personal informations on your system. It's very important things. Don't reveal your information, right? Yeah. Personal information. Just go on spreading here and there. Yes. Next question. First step to do if you become the victims. अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? पहला कदम आप क्या लेंगे? पहला कदम है कि just stay calm, import to the 1930 and cyber cell. तो आराम से शांत होकर निर्णय लीजिए, 1930 पर फोन करिए और साइबर सेल को इन्फॉर्म करिए। लास्ट क्वेश्चन रैपिड रिस्पांस राउंड का, मेनी पीपल अवॉइड सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेक आर मैनिपुलेटेड कंटेंट. What is one simple rule for using social media safety? One, that's what I said before, sharing, verify the content, verify the image before sharing to any other. Very even nice. If it is social media or anything. Very nice. So last round है डॉक्टर गोविंद, जहाँ पर हम ऑडियंस की क्वेश्चन जो है वो लेते हैं, जो हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो सवाल आते हैं उनको हम लोग प्रॉपर स्क्रूटनी करके जो भी रिलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको पुट अप करते हैं। तो अभी जो हमारा पहला सवाल है वो रविंद्र भद्रिया ने पूछा है। रविंद्र भद्रिया जी सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं और राजस्थान में रहते हैं।
उनका ये सवाल है और उस सवाल को पूछने के लिए मैं अपने कलीग डॉक्टर एकता व्यास को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर एकता, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू डॉक्टर गोविंद। हेलो सर, माई सेल्फ डॉक्टर एकता व्यास और मेरा क्वेश्चन है, many of the grassroots organizations use WhatsApp and social media regularly for communications and awareness. How can they protect themselves from spreading fake or manipulative information unknowingly? So for that, there are three things. One is they designate a verification point person or channel. You within your organization designate a person who will verify first, then everybody can do that. Second, create a pre-forwarded checklist. एक चेकलिस्ट बना लीजिए आप कैसे उसको पहले क्या क्या चला गया है, so that you have a ready-made replies in your kitty to see how the things are happening. Use sample verification tool like WhatsApp's search web है, Invid we verify है. So all these verification tools are there which you can use to see verify your content and images. वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन है जिसको सुमति फाउंडेशन उत्तराखंड से है जिन्होंने पूछा है, और उस सवाल को पूछने के लिए मैं अपने कलीग अनूप को बुलाना चाहूँगा। अनूप, आप अपना सवाल डॉक्टर गोविंद से पूछ सकते हैं। Hello, my name is Anup Kumar Khanduri, and my question is, many communities member, especially in rural and semi-urban areas, may not understand AI or deepfake technology. How can grassroots organization spread awareness in a simple and effective way? Thank you. Yeah, there are many ways where the grassroots levels, if AI and deepfake technologies have to be explained, you have to organize workshops, seminars, educational materials. You have to show them what the deepfake content, how it looks like, what is the distinguishing factor between a deepfake matter and a non-deepfake matter, by visually showing them. Community leaders, you can create community leaders within the grassroots level so that they can empower others to do things, or interactive sessions where they can ask questions to you and you answer them in a way that they understand much better than just a one way lecture kind of thing. वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन है सर, जिसको पूछा है पीएसएस फाउंडेशन लखनऊ से, और इस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं दिव्यांशी को बुलाना चाहूँगा। दिव्यांशी, आप डॉक्टर गोविंद से अपना सवाल पूछ सकती हैं। Good evening, sir. My name is Divyanshi. My question is, nowadays mobile hacking or phone cloning is becoming very common. How can individuals and organizations prevent it? And if someone becomes a victim, what steps should they take to resolve the issue completely? Mobile hacking and phone cloning is a very most commonest way of fraud system which is going on. Couple of things: preventive measures, strong passwords, use complex passwords or pins for your devices and accounts, change them regularly so that it is not constant, it is there with you for months together. Two-factor authentication, enable two-factor authentication on your accounts wherever you are having UPIs or bank account or any other system where you are having a transaction. Regular updates of your phone's operating system, that is very essential. Security software, which is a very essential part of your phone, mobile phone, that is very essential. Public Wi-Fi caution: wherever you go in the public, don't use the public Wi-Fi in a way that if you have any doubt, because they are unsecured Wi-Fi systems. So that Wi-Fi system has to be very secure kind of thing. So unknown links, don't click unknown links. So these are the couple of steps. If you keep with you, then your phone and your cloning will be very safe. बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर गोविंद ने कि बिफोर क्लिक फर्स्ट थिंग कि ये हमें करना है या नहीं करना है। और जो ये व्हाट्सएप हैकिंग की बात है या फ़ोन क्लोनिंग की बात है, इसमें दो बातें निकल कर और आती है जो मैं डॉक्टर गोविंद की बात में जोड़ना चाहूँगा। एक तो काफ़ी ऐसे फ्रॉड फ़ोन्स आ रहे हैं, कॉल्स आती हैं जिनमें वो आपको कहते हैं कि आपका एक पार्सल आया है, और मैं ब्लू डार्ट या ऐसे कोई भी फेमस कंपनी के नाम से वो बोलते हैं और कहेंगे जी आपके उस पर OTP आया है, आप दे दीजिए। अगर आपने OTP दिया
तो इमीडिएटली आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, व्हाट्सएप हैक हो जाएगा और इसी तरह से वो आपको एक लिंक भेजते हैं, बोलते हैं लिंक क्लिक करिए तो आपकी लोकेशन आ जाएगी। तो इस तरह के किसी भी बातों में मत आइए, झांसे में मत आइए, क्योंकि अगर आपने ये कोई भी उनकी जो इंस्ट्रक्शन है अगर उसको आपने बिना सोचे समझे फॉलो किया, तो आप मान के चलिए कि आप उस घटना का शिकार हो सकते हैं और जिस इंटेंशन से उसने आपके साथ ये जो भी संवाद किया है उसका आप शिकार बनेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए। आज हमने डॉक्टर गोविंद हमारे साथ रहे और हमने डीप फेक और इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन पे डिटेल में बात की। उन्होंने काफ़ी कुछ टेक्निकल बातें हम सबके साथ साझा की। आप को मुझे उम्मीद है कि आज का जो एपिसोड है इस बहुत ही सीरियस टॉपिक पे आपको पसंद आया होगा। आप से एक अपील है, जाते जाते मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को, जो ISRN यूट्यूब चैनल है, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि भारत में जितनी तेज़ी से इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं उतनी ही तेज़ी से फ्रॉड भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ फ्रॉड के जो विक्टिम्स हैं, जो शिकार लोग हैं, उनका न सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है बल्कि साइकोलॉजिकल मेंटल लॉस भी हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब जागरूक हों, हम सब साइबर मित्र की तरह काम करें और जिससे कि अब खुद को और अपने परिवार को, अपने आसपास के समाज को साइबर सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सकें और उसका जो पर्पस है इंटरनेट का या जो भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उन्हीं उसी पर्पस के साथ हम उन्हें यूज़ करते रहें। आप हमारे साथ जुड़े, आज का एपिसोड आपने देखा, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं डॉक्टर गोविंद से आप सब की तरफ से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपना समय निकाल कर आए और हमारे एपिसोड का हिस्सा बने। थैंक यू सर, बहुत बहुत नमस्ते, थैंक गुप्ता जी, यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कंडक्ट किया है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आगे भी मैं, जैसे आपने कहा है कि जैसे इंटरनेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है हमारी कंट्री में, उसी तरीके से फ्रॉड भी बहुत बढ़ रहे हैं और नए नए तरीके के फ्रॉड आ रहे हैं। जो पहले नहीं आए थे वो अब आ रहे हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कैसे आप, हर क्षण आपका समझिए कि अलर्टनेस की बहुत ज़रूरत है और वो आप जितना कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।